Hello everyone. Today we are going to discuss the summary of chapter 4th name is In the Kingdom of Fools. So this chapter In the Kingdom of Fools is a story written by A.K. Ramanujan. The story highlights the fact that in a kingdom of fools, people's lives can be in a danger as the king and his ministers were brainless and did not do things in a normal manner. It is a place where everything is in reverse and justice is not given. Our Guru and his disciple visit this place, get involved in some matters. But finally, with Guru's wisdom, king and his ministers get executed by their own orders. Normalcy is restored in the city. After their death, the people choose Guru as the king and his disciple as minister. यह जो स्टोरी है जो रिटर्न की गई है A.K. रामानुजन के द्वारा, यह जो स्टोरी है यह हाईलाइट करती है जो फैक्ट है दैट इन अ किंगडम ऑफ फूल्स, उस जो फूल्स का जो किंगडम है जहाँ पर जो लोग रहते हैं, लिव्स कैन बी इन डेंजर, वो डेंजर में हैं एज द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर ब्रेनलेस, क्योंकि वहाँ के जो राजा और मंत्री हैं वो कैसे हैं, ब्रेनलेस, एंड डिड नॉट डू थिंग्स इन अ नॉर्मल मैनर, और ना ही वो चीज़ों को एक नॉर्मल तरीके से करते हैं. इट इज़ अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ इन रिवर्स, यह एक प्लेस है जहाँ पर सभी कुछ क्या है, रिवर्स है, उल्टा होता है. एंड जस्टिस इज़ नॉट गिवन, और ना ही यहाँ पर न्याय दिया जाता है. आ गुरु एंड हिज डिसाइपल विजिट दिस प्लेस, एक गुरु और उसका जो शिष्य है वो विजिट करते हैं उस प्लेस को, उस महल को, उस स्थान को. गेट इन्वॉल्व इन सम मैटर्स, और वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ मैटर्स में. बट फाइनली विद गुरुज के जो, और अंत में जो गुरु के जो विजडम होते हैं, जो बुद्धि होती है, वो किंग और उसके मिनिस्टर गेट एग्जीक्यूटेड बाय दियर ओन ऑर्डर्स, वो अपने ही ऑर्डर्स में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं. द पीपल चूज गुरु एज द किंग, और जब जो बुद्धि के वर्ड होते हैं गुरु के, उनकी वजह से जो वहाँ के लोग होते हैं वो गुरु को चूज़ करते हैं उनके किंग के रूप में, और उसके डिसाइपल को चूज़ करते हैं, डिसिपल को अपने मिनिस्टर के रूप में. नेक्स्ट अबाउट द करेक्टर्स. द किंग द फुलिश रूलर हु हैज़ एग्जीक्यूटेड हिमसेल्फ, जो अपने आप को ही क्या देता है, फांसी देता है. नेक्स्ट द मिनिस्टर. द फुलिश एडवाइजर टू द किंग हु एग्रीज विद एवरीथिंग दैट द किंग प्रोपोजेज, जो फुलिश व्यक्ति है मंत्री, वो वही काम करता है जो राजा ऑर्डर देता है. द गुरु अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन है विद मैजिकल, उसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं. हु बिकम किंग थ्रू हिज विजडम, और वो अपनी बुद्धि से क्या बन जाता है, राजा. नेक्स्ट द डिसाइपल अ ग्रीडी एंड शॉर्ट साइटेड पर्सन हु रिमेंबर हिज गुरु इन टाइम ऑफ नीड, जब जरूरत होती है, जब वो अपने गुरु को याद करता है. Now I am telling you the summary of this chapter. First point is stupid order followed in the kingdom of fools. जो stupid order होते हैं जो कि फूल के राज्य में होते हैं, मूर्खों के द्वारा. The king and his minister in the kingdom of fools were stupid. वो किंग और मिनिस्टर stupid होते हैं. They ordered that night should be treated as day. वो क्या कहते हैं कि जो नाइट है उसको दिन बना दो और दिन को रात बना दो, इसलिए जो नाइट है उसमें सभी लोगों को क्या करना होगा, काम करना चाहिए. दे शुड गो टू बेड, उन्हें बेड पर जाना चाहिए. एज सून एज द डे ब्रोक, जब दिन हो. दी ऑर्डर्स वर फॉलोड, ऑर्डर्स हैं जो फॉलो किए जाते थे लोगों के द्वारा, नहीं तो उन्हें पनिश किया जाता था एज ए डेथ के रूप में. दिस डिलाइटेड द किंग एंड द मिनिस्टर, और इसी रीजन से जो किंग और जो मिनिस्टर है वो खुश रहे थे. गुरु विजिट द किंगडम अलोंग विद हिज डिसाइपल. वंस अ गुरु एंड हिज डिसाइपल केम टू द किंगडम ड्यूरिंग द डे, फाइंडिंग इट ब्यूटीफुल बट टोटली डेजर्टेड. एवरीवन इंक्लूडिंग द एनिमल्स वॉज asleep.
They were tired and hungry, but could not get anything to eat till the evening. When the whole place woke up and came to life, when the Guru and disciple bought some food items, they surprisingly found that everything, whether it was a bunch of bananas or a measure of rice, cost the same 1 dudu, the local currency. गुरु और जो डिसाइपल हैं वो दोनों उस राज्य में आते हैं. वंस अ गुरु एंड हिज डिसाइपल, एक बार जो गुरु होता है और उसका शिष्य होता है वो घूमते हुए उस राज्य में आते हैं, फाइंडिंग इट ब्यूटीफुल, और देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट टोटली डेजर्टेड, और क्या है, बिल्कुल सुनसान. क्यों? क्योंकि इंक्लूडिंग द एनिमल्स, सभी जो लोग होते हैं, एनिमल्स तक भी, वो सब दिन में सो रहे होते हैं. दे वर टायर्ड, क्योंकि वो थक चुके होते हैं और भूखे थे. बट कुड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट द इवनिंग, और वो कुछ भी प्राप्त नहीं करते दिन में, बट शाम के समय में व्हेन द होल प्लेस वोक अप, जब पूरा इस जगह जाग जाता था पूरे लोग, एंड केम टू लाइफ, और वो अपना काम करने जाते. जब गुरु और उसके जो शिष्य थे बोट सम फूड आइटम्स, उन्होंने जब मार्केट ओपन हुआ तो उन्होंने कुछ चीज़ों को परचेज़ किया, और वे सरप्राइज हुए यह देख के कि वहाँ पर सभी कुछ की कीमत क्या है, बिल्कुल सेम. चाहे वो बंच ऑफ बनानाज हो या फिर मेज़र ऑफ राइस हो, सभी की चीज़ें क्या थी, सभी चीज़ों की कॉस्ट सेम 1 dudu, जो कि क्या है, वहाँ की लोकल करेंसी. नेक्स्ट, गुरु लीव्स द सिटी बट द डिसाइपल रिमेन्स इन द सिटी. गुरु उस जगह को छोड़ता है, बट जो शिष्य है वो वहाँ रहना चाहता था. द वाइज गुरु रियलाइज दैट दे वर इन अ किंगडम ऑफ फूल्स. जो बुद्धिमान जो गुरु है वो जानता था कि यह राज्य कैसा है, किंगडम ऑफ फूल्स का. एंड इट वुड नॉट बी अ सेफ टू स्टे हेयर, और वहाँ सुरक्षित नहीं है रहना. सो ही सजेस्टेड, इसलिए उसने अपने शिष्य को सजेस्ट किया दैट दे शुड लीव द प्लेस, कि वो उस जगह को छोड़ दें एट वंस. बट द डिसाइपल वॉज फॉन्ड ऑफ फूड, किंतु वो क्या चाहता था, फूड. एंड फाउंड, और देखा उसने कि वहाँ सभी कुछ सस्ता था, इसलिए वहाँ से गुरु तो चले गए. बट सून द डिसाइपल ग्रू वेरी फैट, जल्दी ही जो वहाँ उसका शिष्य था वो फैट हो गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाना को खाकर. नेक्स्ट, इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट इन रिच मर्चेंट्स हाउस. वन डे, एक दिन, अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ अ रिच मर्चेंट. एक बार एक चोर रिच मर्चेंट के घर में घुसा और वहाँ से चुराए उसने वैल्यूएबल थिंग्स को, एक वॉल को तोड़ते हुए. बट एज ही वॉज गोइंग आउट, जैसे ही वो बाहर जा रहा था अपना स्टोलन चुराया हुआ सामान लेकर, जो ओल्ड वॉल थी वो उस पर गिर गई और उसकी डेथ हो गई. जो ब्रदर था थीफ का, कंप्लेन किया उसने बिफोर द किंग के सामने दैट द ओनर ऑफ द हाउस वॉज टू बी ब्लेम्ड फॉर द डेथ, कि जिसका घर है उसने उसके मालिक पर ब्लेम किया डेथ के लिए, और उसने डिमांड की जस्टिस को, न्याय को. द किंग हर्ड द केस, किंग ने हियरिंग किया केस को. एंड द मर्चेंट वॉज फाउंड गिल्टी, और जो मर्चेंट था उसे गिल्टी हुई बिकॉज हिज हाउस वॉल कोलैप्स्ड, उसके जो घर की दीवार गिरी थी और उसकी वजह से उस थीफ की मृत्यु हो गई थी. नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्लेम गेम कंटिन्यूड. जो ब्लेम गेम था वो कंटिन्यू रहा. द मर्चेंट ब्लेम द ब्रिकलेयर हु बिल्ड द वॉल, एज इट वॉज थॉट दैट हिज बैड वर्कमैनशिप क्रिएटेड अ वीक वॉल. बट the bricklayer blamed the dancer who distracted him when he was making the wall by passing in front of him a dozen times during the day, resulting in poor quality of the wall. The dancer accused the goldsmith, who called the dancer time and again to deliver the jewelry she had asked to be made, but didn't deliver it, leading to the destruction of the bricklayer. The goldsmith blamed the merchant's father, as he had been making the urgent jewelry for him, thus delaying the finishing of the dancer's jewelry. As the father was dead, the merchant was finally pronounced guilty, as he had inherited all the wealth as well as the bad deeds of his father.
The merchant blamed the bricklayer who built the wall, as it was thought that his bad workmanship created a weak wall. जो मर्चेंट था उस पर ब्लेम लगाया गया, उसने ब्लेम लगाया कि जो ब्रिक लेयर है, जो मिस्त्री था, हु बिल्ड दी वॉल, जिसने कि उस वॉल को बनाया था, एज इट वॉज थॉट दैट हिज बैड वर्कमैनशिप क्रिएटेड अ वीक वॉल, कि उसने जो दीवार बनाई थी वो वीक बनाई थी. बट द ब्रिक लेयर ब्लेम द डांसर, किंतु जब ब्रिक लेयर को बुलाया गया तो उसने ब्लेम किया उस डांसर गर्ल पर, जिसने कि उसे डिस्ट्रैक्ट किया व्हेन ही वॉज मेकिंग दी वॉल, जब वो वॉल बना रहा था, बाय पासिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अ डजन टाइम्स, जो कि उसके पास से होकर गुजरती थी हज़ारों टाइम ड्यूरिंग द डे, दिन में, रिजल्टिंग इन पुअर क्वालिटी ऑफ दी वॉल, और इसी वजह से उसने पुअर क्वालिटी की वॉल बनाई. द डांसर एक्यूज द गोल्ड स्मिथ, डांसर ने ब्लेम किया गोल्ड स्मिथ को, हु कॉल्ड द डांसर टाइम एंड अगेन टू डिलीवर दी ज्वेलरी, जिसने कि जो ज्वेलरी बनवाई थी गोल्ड स्मिथ से, वो गोल्ड स्मिथ उसे दे नहीं रहा था टाइम पर, इसलिए वो बार बार वहाँ से आ जा रही थी. बट डिड नॉट डिलीवर इट, किंतु उसने उसे टाइम पर डिलीवर नहीं किया, लीडिंग टू द डिस्ट्रैक्शन, और इसी वजह से जो ब्रिक लेयर का जो माइंड था वो डिस्ट्रैक्ट हुआ. नाउ द गोल्ड स्मिथ ब्लेम द मर्चेंट्स फादर, अब जो गोल्ड स्मिथ है उसने ब्लेम किया मर्चेंट के फादर को, एज ही हैड बीन मेकिंग दी अर्जेंट ज्वेलरी, क्योंकि उसे अर्जेंट ज्वेलरी चाहिए थी, दस डिलेइंग द फिनिशिंग ऑफ द डांसर्स ज्वेलरी, इसलिए उसने डिले कर दिया डांसर की ज्वेलरी बनाने को. एज द फादर वॉज डेड, यद्यपि जो फादर हैं उसके मर चुके थे, द मर्चेंट वॉज फाइनली प्रोनाउंस गिल्टी, तो मर्चेंट को फाइनली प्रोनाउंस किया गया, उसने अपनी गलती माफ़ी मांगी. एज ही हैड इनहेरिटेड ऑल दी वेल्थ, जैसे ही उसने पैतृक संपत्ति प्राप्त की है, ऐसे ही उसे अपने फादर के जो बैड डीड्स, जो बुरे काम हैं, उन्हें भी अपनाना होगा. Next disciple fell in trouble and Guru tricked to save him. A new stake was built for the execution, but the merchant was too thin to fit the stake. So the king ordered to search for a fatter man to fit the stake, and the disciple was brought for execution. Then he remembered his Guru's words and wished that the Guru was there. As the Guru has magical power, he appeared at once and explained a plan quietly to the disciple who to escape the execution. The Guru and his disciple started fighting amongst themselves to decide who should be executed first. When the king asked them why they are fighting, the Guru explained that the new stake was the stake of God of justice, and whoever was executed first on it would be reborn as a king. Whoever was executed next on that stake would be reborn as a minister. एक जो नया स्टेक था, फांसी लगाई जानी थी, बट जो मर्चेंट था वो बहुत ज़्यादा पतला था, वो फिट नहीं आ रहा था स्टेक के, इसलिए जो किंग था उसने ऑर्डर किया कि एक मोटे व्यक्ति को फाइंड आउट करके लाओ, और इसलिए जो मिनिस्टर थे वो उस शिष्य को लेकर गए. देन ही रिमेंबर, फिर उसे याद आया अपने गुरु के विजडम वाले वर्ड्स, और उसने विश किया कि काश उसके गुरु यहाँ होते. एज द गुरु हैज़ मैजिकल पावर, गुरु के पास एक मैजिकल पावर थी और वो देख सकते थे. ही अपीयर एट वंस, और वो वहाँ पे वापस आए और उन्होंने एक्सप्लेन किया एक प्लान क्वाइटली, चुपचाप तरीके से उन्होंने अपना प्लान जो था वो अपने शिष्य को बताया, ताकि वो उस स्टेक से, उस फांसी से, उस सज़ा से बच सकें. जो गुरु था एंड हिज डिसाइपल, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने स्टार्ट किया फाइटिंग करना एक दूसरे के साथ में, और उन्होंने डिसाइड किया कि किसे पहले फांसी मिलनी चाहिए. जब किंग ने उनसे पूछा कि वो क्यों लड़ रहे हैं, तो गुरु ने आंसर दिया, एक्सप्लेन किया कि जो ये फांसी है
यदि जिसे पहले फांसी होगी, ये फांसी है, ये गॉड का न्याय है, और जिसे पहले फांसी होगी वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा होगा, और जो बाद में मरेगा वो इस राज्य का मंत्री होगा। द किंग एंड मिनिस्टर डाई। द किंग एंड मिनिस्टर डाई। द पजल किंग बिलीविंग वॉट द गुरु सेड। और जो पजल, जो रहस्यमय जो राजा था, उसने विश्वास किया गुरु के शब्दों को, और उन्होंने डिस्कस किया अपने मिनिस्टर से इस मैटर के बारे में, और डिसाइड किया कि इफ़ दे देमसेल्फ वर एग्जीक्यूटेड, यदि वही उस फांसी पर चढ़ जाएं, उस फांसी से मर जाएं, दे वुड बी रिबोर्न, तो अगले जन्म में वो राजा और वही मिनिस्टर होंगे। सो दे फ्रीड द गुरु एंड डिसाइपल। उन्होंने इसलिए फ्री कर दिया गुरु को और उसके शिष्य को। सीक्रेटली उन्होंने प्लान किया टू डाई ऑन द स्टेक द सेम नाइट। उसी रात को मरने का उन्होंने डिसाइड किया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गुरु एंड डिसाइपल बिकम किंग एंड मिनिस्टर। वो दोनों राजा और मंत्री बने। द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर वर टेकन डाउन। द पीपल mourned their deaths and requested the Guru and his disciple to become the king and minister of the king। जो डेड बॉडीज थी किंग की और मिनिस्टर की, वो बाहर लाई गई। जो पीपल थे उन्होंने देखा जो डेथ थी उसे, एंड रिक्वेस्ट की गुरु को और उसके शिष्य को कि वो वहाँ के राजा और मंत्री बन जाएं। जो गुरु है और उसका जो शिष्य था वो एग्री हुआ इस कंडीशन को, और उन्होंने क्या किया, चेंज किया जो पुराने जो लॉ थे उन्हें, और एक नया लॉ बनाया कि दिन को दिन ही समझा जाए और रात को रात। नाउ देयर आर सम हाइलाइट्स। चैप्टर हाइलाइट्स। द किंग एंड हिज मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स वर स्टूपिड बिकॉज दे ऑर्डर दैट नाइट शुड बी ट्रीटेड एज डे, एंड thus all the people would work at night and sleep during the day. Here, everything, whether it was a bunch of bananas or a measure of rice, cost the same, one dudu, the local currency. Once a guru and his disciple came to the kingdom. When they found what was happening, the wise guru realized that it would not be safe to stay there. But the disciple was fond of food and found it very cheap to stay on. The guru left. Soon the disciple grew very fat by eating to his fill. One day a thief broke into the house of a rich merchant by breaking off a wall. But as the thief was going out with the stolen stuff, the old wall fell on him and killed him. The thief's brother complained before the king that the merchant was responsible for the thief's death, and so he should be punished. The merchant blamed the bricklayer who built the wall. The bricklayer blamed the dancing girl who distracted him. The dancing girl blamed the goldsmith for giving her ornaments late, and the goldsmith blamed the merchant's father, and finally the blame came back again to the merchant. The king asked for the merchant to be executed on the stake, but he was found to be too thin for it. So a search was launched for a fat man who would fit the stake. The disciple had become fat, and so he was selected. Then he remembered what the guru had told him and wished that the guru was there. As the guru had magical power, he appeared at once and explained a plan quietly to the disciple to escape the execution. The guru and his disciples started fighting among themselves to decide who would be executed first. When the king asked them why they were fighting, the guru explained that whoever was executed first on the new stake would be reborn as a king. So the king freed both of them and decided that he himself should be executed first, so that he will be reborn again as the king. After the execution, the people requested the guru to become the king and his disciple the minister. They agreed to the condition that they will change all the laws back to the normal laws of any other kingdom. Now student, I hope you must have understood this chapter, the summary of this chapter. So thank you so much.